स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम रिंकेश सर और आज हम देखेंगे यूनिट टेस्ट 3 स्टैंडर्ड 11 साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स का पेपर सॉल्यूशन। ओके, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेक्शन ए, each question carries 1 mark. Okay, question number 1. What will be the stopping distance if the initial velocity is doubled? यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी कि हम ले लेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस की फॉर्मूला थी d इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2a माइनस वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, सो वी विल इग्नोर दी नेगेटिव साइन। अभी वहाँ यहाँ पे वी जीरो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे डबल कर दे, ओके, तो डिस्टेंस क्या होगा? तो v जीरो की जगह पे मैं लिख लूंगा v जीरो, ओके, अपॉन 2, ये क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो 2v0 का स्क्वायर हो जाएगा 4v0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 और v0 स्क्वायर अपॉन 2a। तो v0 स्क्वायर अपॉन 2a क्या है? ये तो d था, तो d डैश विल बी इक्वल टू 4d। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी डबल कर दे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो हम आंसर लिख देंगे कि द स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। Question 2. Ratio of distance covered by object falling freely under gravity in first, second and third second is. इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, तो उसकी फॉर्मूला क्या है? d इक्वल टू वी जीरो प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। मैं ले लूंगा डी एन। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्स इन nth सेकेंड। तो अभी सभी में इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेंगे 0, तो हमारी ये फॉर्मूला अभी आ गई a बाई 2 2n माइनस 1। तो जब हम रेशियो लेंगे d1 इज टू d2 इज टू d3। ओके, तो तीनों केस में a बाई 2 तो सेम ही है, मतलब a बाई 2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो मैं लिख लूंगा g। ओके, 2 पहले 1 रखते हैं फर्स्ट सेकंड में, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1 इज 2। फिर से a बाई g बाई 2 2 इंटू 2 सेकंड के लिए 4 माइनस 1 3 is to again g by 2। now 2 into 3 6 6 minus 1 5 g by 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1 is to 3 is to 5। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेकंड। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। Question number 3. What does the area of V to T graph of a moving object represent? मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, तो उसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ये लिख देता हूँ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर स्पीड वर्सेस टाइम का ले ले तो हम देखेंगे उस ये होता है डिस्टेंस कवर्ड। ओके, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम दैट रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव द फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 4. पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। टेम्परेचर स्केलर है, प्रेशर स्केलर है, इम्पल्स
impulse of force, that is F delta T. फोर्स वेक्टर है तो इम्पल्स भी हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। बाकी सभी क्वांटिटीज टाइम, पावर, टोटल पाथ लेंथ, एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, चार्ज, ये सब है स्केलर क्वांटिटी। सो द ओनली वेक्टर क्वांटिटी हियर इज इम्पल्स। ओके, नाउ लेट्स सी द फिफ्थ वन। Question number 5. Which one of the following statements is incorrect? A. Coefficient of sliding friction has dimension of length. ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि फॉर्मूला क्या है, ये फ्रिक्शनल फोर्स की म्यू एन, राइट, वहां एफ ये फ्रिक्शन फोर्स, एन नॉर्मल फोर्स, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा उसकी फॉर्मूला एफ बाई एन आएगी। तो यहाँ पे एफ फ्रिक्शनल फोर्स है, एन नॉर्मल फोर्स, दोनों का डायमेंशन सेम है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये क्वांटिटी हमारी हो गई डायमेंशनलेस। ओके, और यहाँ दिया है उसका डायमेंशन लेंथ का है, तो मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए मैं ये सिलेक्ट करूंगा। दूसरा ऑप्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यस इट इज करेक्ट, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ओके, इसलिए रोलिंग में मोशन बहुत फास्ट हो सकता है स्लाइडिंग की जगह पे, तो ये करेक्ट है, इसलिए मैं इसको कैंसिल करूंगा क्योंकि मेरे को इनकरेक्ट होना है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिस द रिलेटिव मोशन, यस ऑफ कोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द मोशन, मतलब ये भी करेक्ट है, इसलिए मैं कैंसिल करूंगा। और लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज हमारा फॉर्मूला था स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू म्यू एस एन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस एन, मतलब ये कांस्टेंट ले लिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब ये भी करेक्ट है, इसलिए मैं कैंसिल। ठीक है, तो ए इज द option for question number 5. Okay, now let's move to section B. Question number 6. Now section B, each question consists of 2 marks. Question 6. A jet airplane traveling at a speed of 400 km per hour ejects its product of combustion at a speed of 1200 km per hour relative to the jet plane. What is the speed of the latter with respect to an observer on the ground? ओके, मतलब अगर मैं यहाँ पे प्लेन ले लूँ, जेट प्लेन, तो इस डायरेक्शन में जाता है, इसकी वेलोसिटी में ले लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन इज 400 किलोमीटर पर आवर। ejects its products of combustion at a speed of 1200 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट प्लेन। जो कंबशन प्रोडक्ट होगा वो प्लेन की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो जो कंबशन प्रोडक्ट होगा उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, राइट, तो ये प्रोडक्ट की है, कंबशन प्रोडक्ट की वेलोसिटी हम ले लेते हैं, दिया है 1200 किलोमीटर पर आवर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अभी नीचे से कोई ऑब्जर्व करेगा, राइट, यहाँ से हम देख लेते हैं कि नीचे से कोई ऑब्जर्व कर रहा है इसको। ओके, तो उसको क्या दिखेगा कि 400 की स्पीड से प्लेन आगे जा रहा है और ये कंबशन प्रोडक्ट 1200 की स्पीड से पीछे आ रहा है, तो उसका मतलब पीछे तो 1200 आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो प्लेन के साथ 400 आगे भी बढ़ेगा, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी और जो ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी होगी वी डैश में ले लेता हूँ, वो हो जाएगा वी जे माइनस वी के। ओके, क्योंकि कंबशन प्रोडक्ट पीछे जा रहा है 1200 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो प्लेन में से निकल रहा है और प्लेन 400 से आगे जा रहा है, तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये हो गई 400 माइनस 1200, ये आ जाएगा माइनस 800 किलोमीटर पर आवर। ओके, so the speed of later with respect to observer on the ground is the speed of products of combustion with respect to an observer on ground
is 800 kilometer per hour and its direction is opposite to the direction of jet plane. Okay, so this was about question number 6. Now let's see question 7. Question number 7. Here there are two questions. दो questions दिए हैं options में. हम सबसे पहले फर्स्ट सॉल्व करेंगे यानी ये वाला एक्सप्लेन ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, सो अगर हम दो वेक्टर को बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साइड से अगर हम ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करेंगे तो जो थर्ड साइड होगी वो होगी रिजल्टेंट वेक्टर की. If two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two sides of triangle in the same order, then the resultant is represented both in direction and magnitude by the third side of triangle taken in opposite order. Okay, तो हम फिगर से एक्सप्लेन करेंगे. अभी दो वेक्टर लेंगे. चलो पहले ले लेते हैं वेक्टर ए. ओके, दूसरा ले लेते हैं वेक्टर B. Okay, let's consider two vectors A and B as shown in figure. Okay, अब कैसे हम दोनों को ऐड करेंगे यूजिंग ट्रायंगुलर मेथड. फर्स्ट ड्रॉ वेक्टर ए. वेक्टर ए ड्रॉ कर लेंगे. ये रहा वेक्टर ए. ओके, नाउ draw vector B from the head of vector A. Now draw vector B from head of vector A. तो हम क्या करेंगे वेक्टर A के हेड से वेक्टर B, राइट. ये वाला वेक्टर B, ये वेक्टर B मैंने ड्रॉ कर दिया. अब क्या करना है वेक्टर A की टेल और B के हेड को ज्वाइन करना है. Join the tail of vector A and head of vector B. This will represent vector E plus B. इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर R. यानी कि A की टेल से E के हेड तक ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया. ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर R equal to A plus B. Okay, so this was about the triangular method. ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और उसके ऑप्शन में जो दिया है अब वो देखेंगे. ओके, ये वाला rain is falling vertical with a speed of 30 meter per second means it will be downward. A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in the direction north to south. What is the direction in which she should hold her umbrella? ओके, ठीक है. तो सबसे पहले हम इसकी फिगर देख लेते हैं. ये रही इसकी फिगर. रेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है. ओके, एंड अम्ब्रेला इज लेट्स से इन दिस पोजीशन. अब वुमन है वो जा रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो ये हमने ले लिया नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन एंड विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखनी है, राइट. तो जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विमेन,
ये हो जाएगा वी आर माइनस वी डब्ल्यू। ओके, तो ये रही वी आर की डायरेक्शन नीचे की। वी डब्ल्यू नॉर्थ टू साउथ है, सो माइनस वी डब्ल्यू अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये हो गई माइनस वी डब्ल्यू, ये वी आर, इसका मैग्नीट्यूड है 30, ये माइनस वी डब्ल्यू, इसका मैग्नीट्यूड है 10। ओके, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन ये हो गया। ठीक है, तो जो अम्ब्रेला की डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं फिगर ड्रॉ करके बता देता हूँ। ओके, तो ये रही फिगर, ये आप देख सकते हैं अम्ब्रेला को इस एंगल, ये वाले एंगल में है थीटा, ये जो एंगल दिख रहा है वो एंगल में होल्ड करना पड़ेगा। ओके, तो मैं जस्ट कंप्लीट कर देता हूँ। हमको ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये डायरेक्शन में अम्ब्रेला है, तो ये 10 है, उसका अपोजिट 10 हो गया, ये हो जाता है वी आर का अपोजिट 30। तो अभी जो एंगल फाइंड करेंगे वो हम फाइंड करेंगे टेन थीटा, वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 10 अपॉन 30, 0 कैंसिल, ये आ गया 1/3 यानी कि 0.3333। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज के 10 की वैल्यू फाइंड करोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएंगी अप्रोक्सीमेटली 18 डिग्री 26 मिनट, 24 मिनट, सॉरी 26 मिनट ही है, इसके आसपास आ जाएंगी। ठीक है, तो अम्ब्रेला कौन से एंगल में होल्ड करना है, 18 डिग्री 26 मिनट। सो द वुमन मस्ट होल्ड अम्ब्रेला टूवर्ड्स साउथ, ये साउथ की तरफ बेंड करना है। ओके, मेकिंग एन एंगल of 18 degree 26 minute with the vertical। ठीक है, ये हो गया हमारा 7th का ऑप्शनल क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on the floor will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.15। Let's take this as a compartment of a train। ठीक है, और ये एक बॉक्स रखा है उस पर, तो जो सरफेस, बॉक्स का सरफेस और ट्रेन का फ्लोर, ये दोनों के बीच का कांटेक्ट है। क्लियर, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.15, यूएस इज इक्वल टू 0.15। The train is moving in this direction, let's say, okay, with acceleration a, तो उसके साथ बॉक्स भी मूव करेगा। वो क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, राइट, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहा है। राइट, बहुत आपको पता है अगर बहुत स्मूथ सरफेस होगा, स्लिपरी सरफेस होगा, तो ये स्लिप हो जाएगा, बॉक्स आगे नहीं जाएगा। राइट, लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन द बॉक्स मूव विद द ट्रेन। ओके, now what happens as the acceleration increases, the static friction increases up to its maximum value। अगर उससे ज़्यादा ट्रेन की एक्सेलरेशन होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन उससे कम हो जाएगा, तो फिर वो बॉक्स मूव नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या है कि बॉक्स लाइंग ऑन द फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी, इसका मतलब वो वहीं पे वहीं रहेगा, वो ट्रेन के साथ जाएगा। ठीक है, तो अभी नॉर्मल रिएक्शन हम ले लेंगे, ऊपर एन, नीचे का फोर्स आ जाएगा एम। ये बॉक्स ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, उसका मतलब आ जाएगा एन इज इक्वल टू एम जी। वो जो बॉक्स जा रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स है, उस पर आगे जा रहा है, वो आगे का फोर्स जा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स की फॉर्मूला आ जाएगी एम है। और जब मैं यहाँ पे बैलेंस करूंगा तो एक ही साइड पे फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वो आ जाएगा एफ।
ठीक है। ओके, अब हमको स्टैटिक फ्रिक्शन की फॉर्मूला पता है, एफ एस इज इक्वल टू यू एस एन। नॉर्मल की फॉर्मूला क्या आ गई, एम जी। एफ एस की फॉर्मूला क्या आ गई, एम ए। एम ए इक्वल टू यू एस एन जी, एम एम कैंसिल। मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी एम, ये एफ एस मैक्स की फॉर्मूला। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन यू एस जी, यू एस की वैल्यू 0.15, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की हम राउंड फिगर लेते 10, ये आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन is 1.5 meter per second. Okay, so this was about question number 8. Here we completed section B. Now let's move to section C. Question number 9. अब ये section 3 है, मतलब 3 marks के question. Derive the equation of uniformly accelerated motion by graphical method. Okay, तो हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। लेट एन ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। तो हम ले लेते हैं ये इनिशियल पोजीशन ए, ओके, और ये फाइनल पोजीशन बी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं u, या फिर v जो ले सकते हैं, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे v। ओके, और ये हो गया टाइम t1 t इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा t इक्वल टू t। ओके, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, राइट, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, a इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, मतलब फाइनल वेलोसिटी यानी कि v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो हो गया at इज इक्वल टू v माइनस u, या फिर u इज इक्वल टू, सॉरी u नहीं, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड की फॉर्मूला है एरिया अंडर कर्व ऑफ v टू t ग्राफ, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का हम एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसके दो पार्ट निकाल सकता हूँ। ओके, ये पॉइंट सी ले लेता हूँ, ये ओ, ये पी। तो एस की फॉर्मूला क्या आएगी, एरिया अंडर कर्व मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ले लूंगा ए सी पी ओ, तो ये हो गया हाफ, और ये ए बी ए सी कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, इसका आएगा हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, ये हो गया एरिया। तो ए बी की फॉर्मूला, सॉरी, हाफ इंटू ए सी इंटू बी सी, बेस ए सी और बी सी हाइट। तो ए सी कितना है, 0 से t, मतलब t इंटू, और बी सी कितना है, तो ये फाइनल v है और ये u है, तो ये आ जाएगा v माइनस u प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ए सी पी ओ, मतलब ये हो गई उसकी लेंथ t, और उसकी ब्रेथ हो गई ए ओ यानी कि u। तो अभी
एस इक्वल टू हाफ टी। ये v माइनस यू है, मैं इक्वेशन 1 से ले लूँ तो v माइनस यू क्या आ जाएगा, ई टी। तो यहाँ पे लिख लूंगा ए टी प्लस यू टी। ओके, तो ये हो गया हाफ ई टी स्क्वायर प्लस यू टी, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल की फॉर्मूला आ गई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कई बार u की जगह हम v0 लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो तब फॉर्मूला आती है v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम ट्राई करेंगे थर्ड इक्वेशन का। ओके, तो अभी हम लेते हैं फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, इसकी फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी, उसकी फॉर्मूला क्या है, हम लेंगे u प्लस v बाई टू। ओके, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टू, ये हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस s अपॉन टाइम। तो मतलब s हो गया u प्लस v बाई टू इंटू टी। अब अगर हम ये इक्वेशन ले लेते हैं, ओके, तो इसमें से टाइम की फॉर्मूला क्या आएगी, v माइनस यू बाई ए। तो ये फॉर्मूला हम इधर लगा लेंगे, तो हो जाएगा u प्लस वी बाई टू इंटू वी माइनस यू बाई ए। तो ये हो गया v प्लस यू, v माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। तो ये हम लिख लेंगे इस फॉर्म में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। ओके, अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी v0 ली और डिस्टेंस s की जगह सिंबल d लिया, तो v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू टू ए डी। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गए इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल। ओके, अब इसके ऑप्शन में और एक क्वेश्चन दिया था, न्यूमेरिकल था, राइट। सो नाउ लेट्स सॉल्व दैट न्यूमेरिकल। Two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with uniform speed 72 km per hour. दोनों की स्पीड है 72 किलोमीटर in same direction with A ahead of B. ओके, मतलब हम ले सकते हैं कि ये ट्रेन है, ट्रेन A और ये आ गई ट्रेन। Yeah. Now the driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second. तो मतलब A की acceleration है 1 meter per second. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance? Okay, यहाँ पे A का ड्राइवर रहता है और यहाँ पे B का गार्ड रहता है। ठीक है, तो अभी दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस हम ले लेते हैं x। ओके, लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू x, हमको वही फाइंड करना है, ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी b की कितनी होगी, ओके, तो मतलब देखो a की स्पीड 72, राइट, a इक्वल टू 72, b 72। ओके, a की स्पीड भी 72 और b की स्पीड भी 72। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a कितनी हुई, 72 माइनस 72 इक्वल टू 0, राइट, और यूनिट दिया है किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हम ले लेंगे इनिशियल स्पीड b की कितनी, 0। अब हमको x फाइंड करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस दोनों के बीच हम रिलेटिव डिस्टेंस ले ली है x। ओके, तो x की फॉर्मूला हम यूज करेंगे v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया हुआ है कितना टाइम है, टाइम इट टेक्स 50 सेकंड। इसकी वैल्यू v0 मतलब 0 टाइम 50 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये मतलब यूनिट चेंज नहीं करना पड़ेगा, और टी स्क्वायर यानी कि 50 स्क्वायर।
0 इंटू 50 हो गया 50, हाफ इंटू 2500, उसका मतलब x आ गया 1250 मीटर. So the original distance between both the train was 1250 मीटर. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शनल सम. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. A stone tied to the end of a 90 centimeter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. The stone makes 15 revolutions in 30 seconds. What is the magnitude and direction of acceleration of the stone? क्वेश्चन में दिया है कि एक स्ट्रिंग पे एक पत्थर बांधा जा रहा है और गोल गोल घुमा रहा है. लेट्स सी दिस इज द सर्कुलर मोशन ऑफ द स्टोन. ओके, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो ये हो गया उसका रेडियस r इक्वल टू 90 सेंटीमीटर मतलब 0.9. इट इज मूविंग इन दिस. ओके, अब हमको क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन कौन सी एक्सीलरेशन आएगी? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की फॉर्मूला है v स्क्वायर बाय r. ठीक है, तो हम v फाइंड करेंगे पहले. ओके, तो वेलोसिटी की फॉर्मूला टोटल पाथ लेंथ, सॉरी स्पीड, हम v स्क्वायर बाय r, यहाँ पे स्पीड लेंगे तो स्पीड की फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पे पाथ लेंथ कितना होगा. देखो क्या दिया है, 15 रिवॉल्यूशन. ओके, 15 रिवॉल्यूशन. एक रिवॉल्यूशन का पाथ लेंथ कितना होगा? एक अगर एक चक्कर लगाएगा तो हो जाएगा 2 पाई आर. 2 पाई आर. सो द पाथ लेंथ that will be equal to 15 into 2 पाई आर यानी कि 30 पाई आर. टाइम कितना दिया है? 30 सेकेंड. तो स्पीड क्या होगी? पाथ लेंथ अपॉन टाइम. ओके, मतलब 30 पाई आर अपॉन 30. ये हो गया हमारा पाई आर. ठीक है, तो अभी एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में रख लेंगे v स्क्वायर मतलब पाई आर यानी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर. तो ये एक आर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हो गया पाई की वैल्यू 3.14 होल स्क्वायर और रेडियस दिया है 0.9. तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे. 3.14 स्क्वायर है मतलब मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.9, ये आ गया 8.87. तो सेंटीमीटर फॉर्मूला एक्सेलरेशन के आंसर होगा 8.87 है, उसका मतलब हम राउंड फिगर ले लेंगे 8.9 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, क्योंकि यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है सेंटीमीटर में तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, so this was about question number 10. Now let's move to question 11. Question number 11. Obtain the formula for maximum safe speed of vehicle on a level curved road. Okay, तो चलो हम एक कर्व्ड रोड ले लेते हैं. ओके, ले लेते हैं सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस हम ले लेंगे r. ठीक है, और लेट अ कार मूव ऑन दिस कर्व रोड. Okay, now let the car move with velocity v in this direction. Okay, मतलब ये गोल जा रही है लेकिन इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी टेंजेंट. सपोज कार ऑफ mass m is moving with velocity v on a
level curved road on as shown in figure. ठीक, तब हम इस पे देख लेते हैं फोर्स कितने कितने लगते हैं. सो फोर्सेस एक्टिंग, एक तो उसके वेट की वजह से जो फोर्स एक्ट लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो नीचे होगा, राइट, एम जी. और नॉर्मल, या फिर मैं यहाँ पे फिगर दूसरी फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ. ये वाला सिर्फ, या सपोज ये कार है, अंदर की डायरेक्शन का फोर्स है, तो ये फोर्स कौन सा होगा अंदर की डायरेक्शन वाला. ओके, ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, तो ये हो गया एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. ऊपर का फोर्स कौन सा होगा, नीचे का फोर्स पहले लिख लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, और ऊपर का फोर्स नॉर्मल रिएक्शन एन. ठीक है, ओके. तो अभी मैं फोर्सेस लिख लेता हूं, कौन से फोर्सेस है, वेट ऑफ द व्हीकल, ये हो गया एम जी. नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में एन, और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एंड दैट इज टुवर्ड द सेंटर. ओके, तो अभी यहाँ फिगर पे मैं देखूंगा तो कार ऊपर के और नीचे के फोर्स बैलेंस है, राइट. वो रोड पे आगे जा रही है, वो कार नीचे भी नहीं जाएगी या ऊपर हवा में भी नहीं जाएगी, तो उसका मतलब क्या होगा, एन इज इक्वल टू एम जी. ठीक है, अभी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, वो कहाँ से आएगा. जैसे ले ले, अगर हम कोई पत्थर बांध दे स्ट्रिंग से, और व्हेन वी रोटेट इट, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन द स्ट्रिंग. प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट. तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो प्रोवाइड कौन करेगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by static frictional Fs, static friction force, यानी कि एम वी स्क्वायर बाय आर, ये कहां से आएगा, एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन. इसका मतलब क्या है, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा, राइट, और स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा. स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, जैसे इम्पेंडिंग फोर्स है, अप्लाइड फोर्स बढ़ता है तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है, राइट. लेकिन कब तक, एफ एस मैक्स, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. so मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी कि एफ एस मैक्स, ये क्या है, म्यू एस एन, राइट. तो मैक्सिमम वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि एफ एस की वैल्यू एफ एस मैक्स से ज्यादा हो. ओके, वही होगी सेफ. अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो कार क्या होगी, स्लिप हो जाएगी. सो फॉर safe speed, okay, we should be such that mv square by r must be less than equal to fs max. मतलब mv square by r must be less than equal to usn, और n की वैल्यू हमने क्या है, mg. so mv square by r that is equal to usmg. ठीक है, तो ये है सेफ स्पीड के लिए वेलोसिटी इतनी हो जाए, तो मतलब ये वेलोसिटी हम ले लेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी. ओके, एम एम गेट्स कैंसर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू यू एस आर जी, तो वी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस आर जी. तो वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस आर जी से कम होनी चाहिए. ओके, सो maximum safe speed will be Vmax
इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। ये हो गई मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ लेवल कर्व रोड। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। अब ये सेक्शन डी है, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, सो उसमें दो क्वेश्चंस दिए हैं, एक ऑप्शन में न्यूमेरिकल है, तो पहले हम ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन द्वारा न्यूमेरिकल। इसमें भी दो सब पार्ट है। सो फर्स्ट विल सॉल्व ए। डिराइव द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। ओके, तो हम पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये हम ले लेंगे यहाँ से प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो सपोज द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट द एंगल थीटा। ओके, तो ये हो गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन v जीरो। ठीक है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा v जीरो cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा v जीरो sin थीटा। ठीक है, अब हमको फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या है? Maximum height is the maximum vertical displacement achieved by the projectile. Okay, that is maximum vertical displacement achieved by the projectile. Okay, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस ये है, इसको हम बोलेंगे एच एम। तो अगर इस पोजीशन पर मैं वेलोसिटी देखूं तो सिर्फ इसका टेंजेंट ये होगा, राइट। ये सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, उसका मतलब इस पॉइंट पे, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, उसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा जीरो। याद रखो, एट मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। और मैक्सिमम हाइट क्या है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो सिर्फ हम वर्टिकल कंपोनेंट्स देखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है v जीरो साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट जीरो होगी। यहां पे हमने देखे वी वाई इक्वल टू जीरो, ये हो गए जीरो। हम देखेंगे एट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट एस हम ले लेते हैं यहाँ पे एच एम। यहाँ पे मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? यहाँ से ऊपर तक ये हो गया एच एम। ओके, तो हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकेंगे कि वी जीरो वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। ओके, तो वर्टिकल कंपोनेंट में देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी जीरो साइन थीटा। सो वी जीरो स्क्वायर, यहाँ पे मैं यू स्क्वायर लिख लेता हूँ, वी जीरो की जगह पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v जीरो साइन थीटा। सो v जीरो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू। एक्सेलरेशन कौन सी है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ना, वो नीचे की डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस जी और एस की जगह पे एच है। माइनस वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस टू जी एच एम। माइनस माइनस कैंसल, और मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला आ गई v जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ये हो गई मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट वन ए। अब देखेंगे हम दूसरा वाला, यानी कि बी। फर्स्ट, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल? हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हम इसको बोलेंगे आर।
The horizontal distance covered from the position this, that is O, where x is equal to 0, y equal to 0, to again when it passes through y equal to 0. ओके मतलब यहाँ पे y0, यहाँ पे y0, तो ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल. The horizontal distance traveled by a projectile from its initial position means x equal to 0, y equal to 0 to the position where it passes y equal to 0 again means now x is not equal to 0 during its fall is called horizontal range R. Okay, now let's derive its formula. So for now range we will take horizontal components. Okay, horizontal components. तो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. We will take Vx. Okay. Now horizontal velocity, that will be always V0 cos theta. Vx will be always V0 cos theta at any point. रीजन क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो वर्टिकल एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है. राइट, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होती नहीं, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं. ओके, तो Vx इक्वल टू डी अपॉन टी. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हम ले लेते हैं r, और टाइम हम लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब जितने टाइम ये हवा में रहा प्रोजेक्टाइल, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. तो हॉरिजॉन्टल रेंज की फॉर्मूला Vx इंटू टी एफ. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, v0 cos थीटा, और tf टाइम ऑफ फ्लाइट की फॉर्मूला कौन कितनी है, वो है 2v0 sin थीटा अपॉन g, दैट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, तो अब ये हो गया रेंज की फॉर्मूला हो जाएगी r इक्वल टू v0 इंटू v0 स्क्वायर डिनोमिनेटर g, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा. मैथमेटिकल फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है साइन 2 थीटा. तो रेंज की फॉर्मूला आ गई v0 स्क्वायर बाय g साइन 2 थीटा, बिकॉज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की फॉर्मूला. ओके, सो दिस वाज द B part. Okay, now let's see the optional question, that is the numerical that is given in option of this A and B in question number 12. Particle starts from origin at t equal to 0 with velocity phi I and moves in xy plane under the action of force which produce acceleration of 3I plus 2j meter per second square. Okay, t equal to 0. So at t equal to 0 I will take initial velocity v0, that will be equal to phi I. Okay, and initial acceleration is equal to 3I plus 2j meter per second square. Okay, at what is the y coordinate of the particle at instant its x coordinate is 34, means x equal to 34 at that time, y is equal to question mark. What is the speed of the particle at that time, also v at that time is equal to question mark. सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला लिखेंगे r इक्वल टू r0 प्लस v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन इनिशियल पोजिशन टाइम 0 दिया है. ओके, तो उस टाइम पे हम ले लेंगे r इक्वल टू v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, क्लियर, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन मतलब r0 हो गया 0. ओके, सो नाउ v0 मतलब फाई आई इंटू टी मतलब फाई टी आई, हाफ ए की वैल्यू 3i प्लस 2j टी स्क्वायर. ये हो गया अगेन फाई टी आई प्लस हाफ इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 3/2 टी स्क्वायर आई प्लस हाफ इंटू 2, 2 कैंसल यानी हो गया 1 इंटू टी स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर j. तो आई कंपोनेंट we will organize, मतलब phi t प्लस 3/2 t स्क्वायर, ये होगा i प्लस
टी स्क्वायर जे। ओके, तो अब ये हो गया हमारा आई यानी कि एक्स कंपोनेंट और ये हो गया हमारा वाई। क्लियर? तो x इक्वल टू 34 ये दिया हुआ है, मतलब 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर इक्वल टू 34, मल्टीप्लाई ऑल साइड बाई 2, मतलब 5 इंटू 2 10t प्लस 3/2 इंटू 2 2 कैंसल 3t square 34 into 2 that is 68. So 3t square plus 10t minus 68 equal to 0. सॉरी हमारा x कोऑर्डिनेट है 84, यहाँ पे मैं 84 लिख लूंगा, ये हो जाएगा 168। तो ये 168 है, तो हमको फैक्टर्स स्प्लिट करने पड़ेंगे। 10 है तो ये आ जाएगा 28 एंड 18, so 3t square plus 28t minus 18t plus 168 equal to 0। तो पहले में से कुछ कॉमन नहीं निकला, सिर्फ t, तो मतलब 3t plus 28 माइनस दूसरे में से 6 कॉमन निकलेगा, 6 यानी कि 3t plus 28 इक्वल टू 0। तो ये हो गया t माइनस 6 3t प्लस 28 इक्वल टू 0, यानी कि t इक्वल टू 6 और t इक्वल टू माइनस 28/3, नेगेटिव नॉट पॉसिबल, सो द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 6। ओके, तो t इक्वल टू 6 वैल्यू हमारी फाइनल हो गई। तो अभी ये y कंपोनेंट क्या था, टी स्क्वायर, y वॉज इक्वल टू टी स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर इक्वल टू 36। सो द y कोऑर्डिनेट इज 36 मीटर। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे b, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी की फॉर्मूला आती है v0 प्लस ए टी। ओके, तो v0 है 5i प्लस एक्सेलरेशन क्या है 3i प्लस 2j इंटू 6। ओके, क्योंकि टाइम 6 आया तो 5i प्लस 18i प्लस 12j, ये हो गया 5 प्लस 18 23i प्लस 12j। ये आ गई हमारी वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t। ओके, तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। लेट्स कैलकुलेट 23 इंटू 23 दैट इज 529 और 12 स्क्वायर है 144 प्लस 144, ये हो गया 673, स्क्वायर रूट ऑफ 673, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 25.94, राउंड फिगर में लिख लेंगे 26 मीटर पर सेकंड। सो द वेलोसिटी एट दैट टाइम इज 26 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।